माननीय उपसभापति महोदय, मैं वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर 2023 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार से सारे मुख्य मुद्दों पर चर्चा कर दी है। उपसभापति महोदय, इस बिल की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसका नाम परिवर्तित किया गया है। पहले ये था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वास्तव में प्रचार हो गया था फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट। इस कानून का एक ही उद्देश्य रह गया था, फॉरेस्ट को संरक्षण नहीं बल्कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस करने की अनुमति प्रदान करने वाला एक्ट बनकर रह गया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके नाम में जो परिवर्तन कर वन संरक्षण एवं संवर्धन इसका नामकरण किया गया है। और ये केवल नामकरण नहीं है। अब कुछ लोग आपत्ति करते हैं हिंदी का नाम क्यों है। मैं समझता हूँ कि संरक्षण और संवर्धन भारत की कम से कम 15-20 भाषाओं के अंदर जो है ये शब्द आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो सबसे बड़ी बात है, और दूसरा ये है कि जो लोगों के मन के अंदर भय था कि अगर मैं प्राइवेट प्लांटेशन करता हूँ, अगर ट्री प्लांटेशन करता हूँ तो ऐसा ना हो जाए कि कल कानून की मैं के दायरे में आ जाऊं कि ये भी वन भूमि है। इसलिए वन भूमि किसको कहा जाएगा, इसको भी इस एक्ट में और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था उस समय जो फॉरेस्ट एरिया था, जो वन विभाग के अंतर्गत रिकॉर्ड में जो वन था वही उसकी परिभाषा में आता था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में वन थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत, लेकिन उस पर ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू नहीं होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में या सरकार के किसी भी रिकॉर्ड में कोई अगर भूमि को फॉरेस्ट दिखाया गया है तो वो सारी की सारी जमीन इस FC एक्ट के अंतर्गत और मानी गई। इसको भी परिभाषा में जो एम्बिग्विटी थी इसको भी स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ सती महोदय, इसमें प्रिएम्बल को जोड़ा गया है। समय कम इसलिए मैं उसका दोहराऊंगा नहीं। जो माननीय अभी भूपेंद्र यादव जी ने जिसका जिक्र किया, हमारा टारगेट है कि पूरे देश के अंदर जो भूमि है उसका 1/3 जो है वो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर में परिवर्तित किया जा सके। और फिर जो NDC का जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट था, उन सारी चीज़ों को इसके प्रिएम्बल में डाला गया है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रिएम्बल के अंदर हमारा लक्ष्य क्या है इसको इसके अंदर शामिल किया गया है। साथ ही साथ उपसभापति महोदय, किन चीज़ों को फॉरेस्ट्री के अंतर्गत माना जाएगा जिसको अभी तक नॉन फॉरेस्ट्री माना जाता था। अभी जू, सफारी, इको टूरिज्म, ये जो गतिविधियां हैं, चाहे अगर सफारी को जू खोलना है, इको टूरिज्म है, तो उसको नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ में माना जाता था। लेकिन अगर सरकार कहीं इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई कार्रवाई करती है, कोई जू बनाती है, कोई सफारी बनाती है, तो वैसी स्थिति में इस बिल के द्वारा उनको ये अधिकार दिया गया। और वो जो प्लान बनता, फॉरेस्ट प्लान और बाकी प्लान, अगर उसका हिस्सा है तो ये नॉन फॉरेस्ट्री नहीं माना जाएगा बल्कि इसको फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ मानी जाएगी। साथ ही साथ अगर वन क्षेत्र में कोई सर्वे करना है, कोई अगर माइंस मिनरल्स अगर मिलने की संभावना, सिस्मिक सर्वे करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, एक्सप्लोरेशन करना है, तो इसकी भी इसमें अनुमति मिलेगी। चूँकि इससे फॉरेस्ट का और कोई स्वरूप बदलता नहीं है, तो इसकी भी इसके अंदर और प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ स्वाति महोदय, जो एक सबसे बड़ा जिसका भी जिक्र किया माननीय मंत्री महोदय ने, कि जो स्ट्रेटेजी की दृष्टि से, यानी जो सीमावर्ती इलाके हैं और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी, अगर जो हमारा LAC है और LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, उसकी 100 किलोमीटर की सीमा में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको भारत सरकार घोषित कर दी कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का है, कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी, तो वैसी स्थिति में 100 किलोमीटर के दायरे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 हेक्टेयर तक जमीन जो है बिना किसी अनुमति के, बिना FC की जो पूरी प्रक्रिया है
उसे उसके बिना गए भी उसको लिया जा सकता है। लेकिन इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस होंगे भारत सरकार की, उसी के तहत इस 100 किलोमीटर के भीतर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा या उपयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कह दिया कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है। और साथ ही साथ जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो इलाका है, जो वामपंथी उग्रवाद से जुड़ा इलाका है, वहाँ पर अगर पैरामिलिट्री कैंप कोई खोलना है, कोई डिफेंस से रिलेटेड कुछ करना है और कुछ गतिविधियाँ करनी है, तो वहाँ भी 5 हेक्टेयर तक की ज़मीन का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ सभापति महोदय, अभी तक अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के PSUs को अगर ज़मीन लेना है तो उनको अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अगर किसी प्राइवेट एंटिटी को लीज पर ज़मीन दिया जा रहा है तभी उनके लिए अनुमति की आवश्यकता थी। लेकिन PSUs के लिए, बाकी के लिए वो क्या करते थे, ज़मीन लेकर लीज पर ले लिया और 20 साल तक ज़मीन यूँ खाली पड़ी हुई है। अब यहाँ प्रावधान कर दिया गया है कि इस प्रावधान में जो PSUs भी होंगी, उन PSUs को भी सरकार की अनुमति लेने के बाद ही जो हैं और वो उस ज़मीन को इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसा भी माननीय भूपेंद्र जी ने बताया, रेलवे लाइन है, कोई सड़क है, कोई और इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट और बगल में वन भूमि है, तो 0.10 हेक्टेयर तक ज़मीन को लिया जा सकेगा ताकि उस ज़मीन का इस्तेमाल कनेक्टिविटी के लिए हैबिटेशन के साथ और जोड़कर किया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं इस विभाग का बिहार में करीब 7-8 साल तक मंत्री रहा और मैं दुखी रहता था इस बात से कि FC एक्ट में क्लियरेंस के लिए 2-2 साल 3-3 साल लगता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को कि अब 180 दिन के अंदर फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा है। और लेकिन अभी भी कुछ क्लियरेंस के लिए रांची जाएगा। अरे भाई, एक बार जब उसका सारा नेट वैल्यू वगैरह डिटरमाइन हो गया, सारी चीज़ हो गई, तो पहले की तुलना में काफ़ी स्टेप्स को कम किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि और इसका सरलीकरण किया जाए ताकि जहाँ भी 180 दिन लग रहा है वहाँ इसमें और कम समय के अंदर और इसको किया जा सके। तो सभापति महोदय, साथ ही साथ जो इसके अंदर जो प्रिएम्बल जो जोड़े गए हैं, इसमें जो प्रिएम्बल जोड़ा गया है कि वो नेट जीरो एमिशन बाई 270, अभी माननीय पांडा साहब कह रहे थे, नंदा साहब, कि इसमें तो केवल संवर्धन की तो बात ही नहीं है, केवल संरक्षण की बात है। तो ऐसा नहीं है, विस्तार से तो भूपेंद्र जी बताएंगे कि कार्बन सिंक 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक बनाने का टारगेट हमने इसमें रखा है। पूरे देश के अंदर जो भूमि, उसका 1/3 भूमि जो है वो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर के रूप में और इसका इस्तेमाल करने का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। और 2070 तक नेट जीरो का जो एमिशन है, उस एमिशन को के टारगेट को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है। तो सभापति महोदय, अंत में यही कहूँगा कि जो पूरी दुनिया में एक द्वंद्व चल रहा, विकास बनाम पर्यावरण, तो पर्यावरण का संरक्षण या वनों का संरक्षण और विकास, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा क्योंकि जंगल है, तो इन दोनों के बीच में संतुलन कायम करना, यह इस बिल का उद्देश्य है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर हमको विकास नहीं चाहिए। हम पर्यावरण का संरक्षण भी चाहते हैं, वनों का संरक्षण भी चाहते हैं और विकास भी चाहते हैं। और इसलिए जो अनेक एग्जम्पशन दिए गए हैं, उसी बात को ध्यान में रखकर दिया गया है कि अगर दुनिया की दौड़ में हमको आगे बढ़ना, चीन का मुकाबला करना, पाकिस्तान का मुकाबला करना है, और ठीक है कि बॉर्डर के एरिया में उन लोगों ने तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शन कर लिए और हम नहीं कर पा रहे। तो और इसमें एक और बात कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई हनन नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय भूपेंद्र यादव जी को और देश के प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक बिल को लाने के लिए अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।